हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे वेरी फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में। और अभी तक हमने इस चैप्टर में केवल आवेश के बारे में डिस्कस किया है कि आवेश बेसिकली क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और हम वस्तुओं को किन किन तरीक़ों से आवेशित कर सकते हैं। हमने मोटे मोटे तौर पे ये पढ़ा है कि आवेश केवल और केवल फंडामेंटल पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो इन पार्टिकल के अस्तित्व मात्र में होने के कारण स्वतः ही उद्गमित होती है। हमने ये देखा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को दो नाम दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये केवल नाम है, मेन काम तो आवेश जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है, तो हम मेन उस पर फोकस करते हैं। प्लस और माइनस केवल इनके नाम है। उसी के साथ हमने ये डिस्कस किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट में आवेश उत्पन्न करना या किसी वस्तु को आवेशित करने का हम जो वेरी कॉमन मेथड यूज़ करते हैं वो है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं या वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है या वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, उन दोनों ही स्थिति में वस्तु आवेशित होती है। अगर वस्तु पे धनावेश लाना है तो उस स्थिति में वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, और अगर वस्तु को ऋणावेशित करना है तो उस स्थिति में वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। लेकिन नॉर्मली हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं, यानी कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, और आवेशित है तो कितनी ज़्यादा आवेशित है या कितनी कम आवेशित है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। हम किसी भी वस्तु के आवेश के बारे में जानने के लिए, उसके आवेश के डिटेक्शन के लिए, उसके आवेश के संसूचन के लिए या उसके आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, यानी स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं और साथ ही आवेश की प्रकृति भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यानी स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। होता क्या है? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा सेंसिटिव डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी भी आवेशित वस्तु के आवेश की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं और उसके आवेश की प्रकृति को भी ज्ञात किया जा सकता है। सो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं। यह एक ऐसी संवेदनशील डिवाइस है जिसकी सहायता से किसी वस्तु के आवेश का संसूचन एवं आवेश की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, ये एक ऐसी संवेदनशील डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु के आवेश का संसूचन कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं कि वो वस्तु आवेशित है या नहीं, और उसी के साथ हम आवेश की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है तो इसका प्रिंसिपल देखिएगा, उसके बाद हम इसको डीप डिस्कस करते हैं। ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? ये सिद्धांत पे कार्य करती है कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण लगता है। तो इसका सिद्धांत क्या है? तो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण। हमने ये देखा है कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण लगता है, तथा ये जो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है ये इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी बेसिकली दिखता कैसा है? तो देखिए, ये एक नॉमिनल डायग्राम है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का। इसके अलग अलग पार्ट्स है, इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है। इसमें कांच का एक जार होता है, एक बॉटल जैसी स्ट्रक्चर है जिसे हम जार कहते हैं। कांच का है, कांच का इसलिए है
ताकि इसके अंदर हमें दिख सके। तो कांच का एक ट्रांसपेरेंट जार होता है जिसके मुंह पर एक कॉर्क लगा होता है, ठीक है, ढक्कन लगा होता है जिससे इसके अंदर एयर फ्लो न कर पाए। ठीक, इसके बीचों बीच में मेटल की एक रॉड लगी होती है, एक धात्विक छड़ लगी होती है। छड़ के ऊपरी सिरे पर धातु की एक डिस्क लगी होती है और निचले सिरे पर 2 स्वर्ण पत्र लगे होते हैं, सोने के बारीक पत्तियां लगी होती है। ठीक है, और इस पूरे के पूरे डिवाइस को हम भू संपर्कित कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसके नामकरण देख लेते हैं। यहाँ पर यह है कांच का जार, कांच का जार। यहाँ हम इसको क्या कर देते हैं, भू संपर्कित करते हैं। तो यह है भू संपर्क, यह है कॉर्क, यहाँ पर यह है धात्विक डिस्क, यह है धातु की छड़, और ये दोनों है स्वर्ण पत्र यानी सोने की पन्नियां, बारीक पन्नियां हैं, ठीक है, जिनका द्रव्यमान नेग्लिजिबल हो, न के बराबर हो। तो ये जनरल डायग्राम है किसी स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का। अब ये काम कैसे करता है समझिए। जैसे ही हम इस स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के ऊपर धात्विक डिस्क जो लगी है उस डिस्क पर कोई आवेशित वस्तु लाते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने इस धातु की डिस्क पर एक धनावेशित वस्तु को लाया, तो हम ये जानते हैं कि आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण लगता है जिससे वो एक दूसरे से दूर दूर जाना चाहते हैं। और जैसे ही हम इस आवेशित वस्तु को, जो कि धनावेशित है, इस आवेशित वस्तु को जैसे ही हम इस धात्विक डिस्क से टच कराते हैं तो आवेशों के पास एरिया बढ़ जाता है फैलने के लिए। और हमने ये भी पढ़ा है कि धातु के अंदर आवेश मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस आवेशित वस्तु को धात्विक डिस्क पर टच कराते हैं तो आवेश इस आवेशित वस्तु से धातु की इस छड़ पे आ जाता है और एक समान रूप से इस पे फैल जाता है, और यह आवेश कहाँ तक आ जाता है, स्वर्ण पत्र तक आ जाता है। हम ये जानते हैं कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण लगता है, तो जैसे ही ये धनावेश दोनों स्वर्ण पत्र पर आता है वैसे ही इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण के कारण ये स्वर्ण पत्र एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। क्लियर? अगर हम ये देखें कि आवेशित वस्तु पर आवेश अगर ज्यादा हुआ तो ज्यादा मात्रा में आवेश इन दोनों स्वर्ण पत्र पर आएगा, जिससे इन दोनों के बीच दूरी बहुत ज्यादा होगी। और अगर आवेशित वस्तु पर आवेश कम है तो यहाँ से भी आवेश कम आएगा और स्वर्ण पत्र पर भी आवेश कम होने के कारण इनके बीच प्रतिकर्षण कम लगेगा, जिससे इन दोनों के बीच दूरी कम बढ़ेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्वर्ण पत्रों के बीच जो दूरी है वो बेसिकली किसको शो करती है, इस आवेशित वस्तु के आवेश की मात्रा को शो करती है। अगर आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा ज्यादा हुई तो स्वर्ण पत्र पर प्रतिकर्षण भी ज्यादा होगा, जिससे इनके बीच दूरी भी ज्यादा बढ़ेगी। और अगर इस पर आवेश की मात्रा कम हुई तो स्वर्ण पत्र पर आवेश कम होने की वजह से प्रतिकर्षण कम लगेगा और दूरी भी क्या बढ़ेगी, कम। तो इस प्रकार स्वर्ण पत्रों के बीच जो दूरी उत्पन्न होती है, जो गैप उत्पन्न होता है, उस गैप की मात्रा डिपेंड करती है इस आवेशित वस्तु के आवेश की मात्रा पर। तो हम इन दोनों के बीच दूरी ज्ञात करके आवेश की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। ये जनरल डायग्राम है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी का। क्लियर गाइस? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। ऑलराइट, ठीक। तो हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी भी आवेशित वस्तु के आवेश की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, साथ ही आवेश की प्रकृति भी ज्ञात कर सकते हैं। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये प्रतिकर्षण, समान प्रकृति के आवेशों के बीच में जो प्रतिकर्षण लगता है, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी कंस्ट्रक्शन अगर देखें किस प्रकार की होती है, तो इसमें कांच का एक जार होता है जिसके ऊपरी सिरे पर एक कॉर्क लगा होता है। इसके बीचों बीच धातु की एक छड़ होती है, छड़ के ऊपरी सिरे पर धात्विक डिस्क लगी होती है। डिस्क इसलिए ताकि एरिया ज्यादा हो और हमारे पास आवेश संग्रहण करने का एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा मात्रा में वो आवेश ग्रहण कर सकता है। ऊपरी सिरे पर धात्विक डिस्क लगी होती है और निचले सिरे पर 2 बारीक सोने की पत्तियां लगी होती है। जैसे ही किसी आवेशित वस्तु को हम धात्विक डिस्क से संपर्क में लाते हैं तो आवेश चालन द्वारा, किसके द्वारा, चालन द्वारा इस छड़ से होता हुआ दोनों सोने की पत्तियों पर आता है। हम ये जानते हैं कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण लगता है, तो ये धातु जो सोने की दोनों पन्नियां हैं, इन पे समान प्रकृति का आवेश होने के कारण इनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा, जिससे इनके बीच दूरी बढ़ जाएगी।
और ये एक दूसरे से दूर दूर चली जाएगी, क्योंकि इनका जो वेट होता है, जो भार होता है, वो नेग्लिजिबल होता है। अगर हम ये देखते हैं कि आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा ज़्यादा है, तो इस स्थिति में ज़्यादा मात्रा में आवेश प्रवाहित होकर स्वर्ण पत्र पर आएगा, जिससे इनके बीच दूरी भी क्या होगी, ज़्यादा। और अगर आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा कम हुई तो इस धातु की छड़ से आवेश कम आएगा और स्वर्ण पत्र पर भी आवेश कम होने की वजह से प्रतिकर्षण कम लगेगा, जिससे दूरी भी क्या उत्पन्न होगी, कम। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्वर्ण पत्रों के बीच उत्पन्न दूरी बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती है, आवेश की मात्रा को रिप्रेजेंट करती है। अगर दूरी ज़्यादा हुई इसका मतलब यहाँ आवेश की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा, और अगर दूरी कम हुई तो मतलब आवेश की मात्रा क्या होगी, कम। इसी के साथ हम किस प्रकार से आवेश की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में भी देखिए। मान लेते हैं कि हमने क्या किया कि आवेशित वस्तु को, इस आवेशित वस्तु को हमने इससे टच कराया, जिससे ये आवेश धातु की छड़ से होता हुआ स्वर्ण पत्र पर आया और स्वर्ण पत्र के बीच दूरी बढ़ गई, और उसके बाद मैंने इस आवेशित वस्तु को हटा दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो स्वर्ण पत्र है वो ऑलरेडी आवेशित है। जो हमारे पास विद्युत दर्शी जो बचा हुआ है, जो हमारे पास है, ये ऑलरेडी आवेशित है, मतलब इस पे ऑलरेडी आवेश है। अब अगर हम इसके पास किसी अन्य आवेशित वस्तु को लाते हैं और जिसमें मान लेते हैं ऋणावेश है, धनावेश की जगह क्या है, ऋणावेश, तो जैसे ही हम इस पे ऋणावेश वस्तु को लाएंगे, इसी ऋणावेश वस्तु को इसके पास लाते हैं और इसे टच कराते हैं, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ये जो धनावेश है वो इस ऋणावेश को कम कर देगा। जैसे हम इसके पास ऋणावेशित वस्तु को लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर धनावेश है, एक समान रूप से वितरित है, धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, और यहाँ पर हमने ऋणावेशित वस्तु को लाया है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो अधिक संख्या में है वो यहाँ आकर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उनको पूरा कर देंगे। पूरा करने का मतलब यहाँ से जो धनावेश है वो धीरे धीरे कम होएगा, और अगर धनावेश कम होगा तो इन स्वर्ण पत्र के बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण है वो भी कम होगा, और ये स्वर्ण पत्र जो दूर दूर थे वो धीरे धीरे क्या आएंगे, पास आएंगे। इसका मतलब समझिए कि अगर हम किसी पहले से आवेशित स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के पास किसी दूसरी आवेशित वस्तु को लाते हैं और अगर इससे स्वर्ण पत्र के बीच दूरी कम होती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने आवेशित वस्तु लाई है वो पहले से उपस्थित आवेश की विपरीत प्रकृति से आवेशित है। पहले हमारे पास धनावेशित थी, और जब हम इसके पास ऋणावेशित वस्तु को लाएंगे तो यहाँ से धनावेश कम होगा, कम होने की वजह से इनके बीच दूरी घटेगी, तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो वस्तु हमने लाई है वो धनावेशित नहीं है, बल्कि उसकी विपरीत प्रकृति से आवेशित है, मतलब ऋणावेशित है। और यहीं पे अगर हम मान लेते हैं वापस धनावेशित वस्तु को लाएंगे तो क्या होगा, ये धनावेश वापस इस छड़ से होता हुआ स्वर्ण पत्र पर आएगा, और इनके बीच जो पहले से दूरी थी वो दूरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो वस्तु हमने लाई है वो भी धनावेशित है, और इसी की वजह से इनके बीच दूरी पहले से भी और ज़्यादा क्या हो गई है, बढ़ गई। तो हमने ये देखा कि हम इससे आवेश का संसूचन तो कर ही सकते हैं। अगर स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में सोने की पन्नियों के बीच दूरी बढ़ती है तो हमें ये पता चलता है कि ये वस्तु आवेशित है। पहले से आवेशित स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के पास कोई दूसरी आवेशित वस्तु लाने पर अगर दूरी घटती है, मतलब जो हमने आवेशित वस्तु लाई है वो विपरीत प्रकृति से आवेशित है, और अगर दूरी बढ़ती है मतलब वो समान प्रकृति से आवेशित है। तो इस प्रकार हम धातु किसी भी आवेशित वस्तु के आवेश की मात्रा तो ज्ञात कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम आवेश की प्रकृति भी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? तो ये हमने डिस्कस किया स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं आवेश की यूनिट के बारे में, यानी आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज यानी आवेश का मात्रक। देखिए, आवेशों के बारे में सबसे पहले सिस्टमैटिक स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कूलम, और इसी वजह से आवेश का जो मात्रक है वो उन्हीं के नाम पे दिया जाता है। आवेश का मात्रक होता है कूलम। लेकिन ऐसा ही सिस्टम है, हमने पढ़ा कि 7 मूल राशियाँ होती है जिसमें कूलम नहीं होता। उसमें विद्युत धारा की जो मात्रक है एम्पियर, उसको हमने क्या माना है, मूल मात्रक माना है। तो उसी के टर्म में हम इसको व्यक्त करते हैं। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है, जिसे C से व्यक्त करते हैं। ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि ऐसा सिस्टम है जो 7 मूल राशियाँ होती है उसमें कूलम कहीं भी नहीं आता।
इसमें एम्पियर होता है जो विद्युत धारा का मात्रक होता है। हमने ये पढ़ा है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, आगे भी हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारा होती है आवेश प्रवाह की दर, I बराबर होती है Q/T। इसका मात्रक होता है एम्पियर। आवेश का मात्रक हमने डिस्कस किया कूलाम, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका मतलब हम कूलाम को किस तरह से लिखते हैं, कूलाम बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, तो हम कूलाम को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलाम, एक कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू सेकेंड के बराबर। एक कूलाम किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड के बराबर। ये SI सिस्टम में इसका मात्रक होता है, SI पद्धति में या SI सिस्टम में इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि SI सिस्टम में कूलाम का मात्रक, आवेश का मात्रक लिखिए, तो आप कूलाम मत लिख देना। SI सिस्टम में आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, क्योंकि SI सिस्टम में कूलाम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, उसमें हम एम्पियर यूज़ करते हैं। तो SI सिस्टम में इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। अगर इसकी विमा की बात करें तो इसकी विमा क्या आ जाएगी, विमा आ जाएगी, द्रव्यमान इसमें नहीं होता, m0 L0, समय कितना 1 तो T1, और एम्पियर कितना 1 तो A1। ये इसकी क्या आ जाएगी, विमीय सूत्र या इसका विमा आ जाएगी। अब जो कूलाम होता है गाइस वो बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हम जनरली कूलाम का यूज़ नहीं करते बल्कि छोटे मात्रकों का यूज़ करते हैं। कूलाम आवेश की बहुत बड़ी यूनिट है, आवेश का बड़ा मात्रक है। अतः इसके निम्न छोटे मात्रक यूज किए जाते हैं। कौन कौन से छोटे मात्रक लिए जाते हैं, देखिए, या तो हम लेते हैं माइक्रो कूलाम। एक माइक्रो कूलाम का मतलब 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, या तो हम माइक्रो कूलाम लेते हैं जो होती है 10⁻⁻6 कूलाम, या फिर हम लेते हैं नैनो कूलाम यानी 10⁻⁻9 कूलाम, या फिर हम लेते हैं पिको कूलाम। एक पिको कूलाम होता है 10⁻12 कूलाम। तो कूलाम बहुत बड़ा मात्रक होता है आवेश का, इसलिए हम जनरली किसका यूज़ करते हैं, या तो माइक्रो कूलाम का यूज़ करते हैं जो 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर होता है, या नैनो कूलाम का यूज़ करते हैं जो 10⁻⁹ कूलाम। जो भी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें कूलाम नॉर्मली यूज़ नहीं करेंगे, हम माइक्रो और नैनो कूलाम ही यूज़ करते हैं। आवेश के छोटे मात्रक होते हैं, आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है कूलाम, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते। हम माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम या पिको कूलाम का ही यूज़ करते हैं आवेश को मेजर करने के लिए। इसके साथ ये तो हमने SI सिस्टम में इसके मात्रक की बात कर ली। CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम, और एक स्टेट कूलाम 3 × 10⁹ कूलाम के बराबर होता है। एक कूलाम जो है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे। CGS पद्धति में आवेश का मात्रक जो है वो स्टेट कूलाम होता है, और जिसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं। क्या कहता है, फ्रैंकलिन। और हम देखते हैं कि एक कूलाम जो है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, CGS पद्धति में अगर आवेश का मात्रक पूछा जाए 1 नंबर में तो उसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम, फ्रैंकलिन भी कहते हैं इसे। एक कूलाम 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। आवेश का बहुत बड़े मात्रक की अगर बात करें, कूलाम से भी बड़े मात्रक की, तो वो होता है फैराडे, फैराड नहीं फैराडे। ठीक है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वो होता है फैराडे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ लिख देता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका ताकि मैं रफ कर दूँ इसको और इसके बड़े मात्रक के बारे में डिस्कस कर लूँ। ठीक, चलिए तो इसको रफ कर देता हूँ मैं। आवेश का जो बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का बड़ा मात्रक होता है फैराडे होता है, फैराडे। फैराडे है गाइस, फैराड नहीं है। और एक फैराडे किसके बराबर होता है, एक फैराडे 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, एक फैराडे किसके बराबर, 96,500 कूलाम के बराबर। तो ये हमने मोटे मोटे स्तर पे कूलाम के आवेश के मात्रा के बारे में डिस्कस किया, और ये डिस्कस किया कि किस प्रकार हम आवेश का संसूचन कर सकते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के जरिए। क्लियर गाइस, तो हमने देखा कि आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि SI सिस्टम है इसका मात्रक तो एम्पियर इंटू सेकंड। अगर हम बात करें नॉर्मली कूलाम का यूज़ नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय इसके छोटे मात्रक लेंगे, माइक्रो कूलाम या नैनो कूलाम।
CGS पद्धति में इसका मात्रक पूछ ले तो स्टेट कूलम होता है, जिसकी वैल्यू 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पूछे तो फैराडे होता है, जो होता है 96,500 यानी 96,500 कूलम के बराबर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इससे आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।